Welcome everyone. We are going to start our next lecture here. Today we will study from the next topic of your chapter or unit, matter in our surrounding. In a previous video we have known that what is matter and states of matter. So today we will let know about the कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जिसको कि हम हिंदी में कहें क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। यानी कि जिस मैटर के बारे में अभी तक हमने जाना है, समझा है या उसके स्टेट्स के बारे में समझा है, जो कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा, उनके डिफरेंसेस को समझा, और उसके बाद आगे हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे अगर वो सॉलिड से है तो लिक्विड में जा सकता है, या फिर लिक्विड में है तो सॉलिड में आ सकता है, या फिर लिक्विड से गैस। जिस टाइप की जो इंटरचेंजिंग वो अपने स्टेट्स में क्या कर सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन का एक शब्द में हम रिप्लाई करें तो इसका जो रिप्लाई है वो होगा यस, हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, या अगर आपके सामने हम एक एग्जाम्पल कहें, आप डेली लाइफ में जिस चीज़ को डेली ऑब्जर्व कर रहे हो वो है आपका, अगर बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताना चाहें तो वो है वाटर। ठीक है, वाटर आपके सामने है। वाटर अगर उसकी नेचुरल फॉर्म की बात करें या उसके नेचुरल स्टेट की हम बात करें तो वो फ्लूइड होता है, यानी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको फ्रीज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, और वो फ्रीज होकर के आइस बन जाता है। ठीक है, तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो इसका केमिकल फार्मूला होता है, इसको हम H2O कहते हैं। आइस बन जाता है तब भी H2O ही रहता है। और अगर हमने इसको बॉईल कर दिया या फिर इसको हमने हीट थोड़ी सी दी, अपना ये स्टेट चेंज करके ये गैसियस स्टेट में होता है, यानी आपने वाटर वेपर भी सुना होगा। अगर वाटर साइकिल को थोड़ा बहुत आप जानते हो तो आपने वाटर वेपर सुना होगा। ठीक है, जो वाटर वेपर पॉन्ड से या वाटर बॉडीज से निकल करके एवापोरेट होकर के ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद फिर रेन होती है। तो ये जो साइकिल चल रही होती है इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। और वहाँ से आपको वाटर वेपर के बारे में पता होगा। तो ये इसकी जो है सॉलिड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट जो उसकी नेचुरल स्टेट वो तो आप मैंने लिखी दी, और गैसियस स्टेट है ये। ठीक है ना, तो और इसका भी फॉर्मूला H2 ही होगा। तो यानी कि एक ही चीज़ की के तीनों स्टेट्स आपने यहाँ पे देख लिए, जो आप डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व जिस एग्जांपल को करते हो, मैंने उसको यहाँ पे लिखा। और इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि अ, अगर एक मैटर कर सकता है यानी कि और भी मैटर कर सकते हैं। और इसका जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, तो इसका अगर हम एक शब्द में रिप्लाई करें तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं या फिर क्यों ऐसा हो रहा है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एक जो प्रॉपर्टी मैटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करती है वो ये है कि मैटर या मॉलिक्यूल्स जो उसके हैं, जिन मॉलिक्यूल्स से मिल करके मैटर बन रहा है, वो क्या है, आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या है कि लगातार कंसिस्टेंटली उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि अलग अलग अवस्थाओं में उनके मूवमेंट की रफ्तार अलग अलग है। अगर वहीं हम गैस की बात करें तो बहुत तेज़ मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ उनका रैंडम मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से वहाँ क्षण भर में पहुँच जा रहे हैं। और सॉलिड में बात करें तो वो बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, उनमें उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसमें हमको मूवमेंट कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आप टेम्परेचर कह सकते हैं, प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है ना, तो और लिक्विड में आप देखेंगे उनकी मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता रहता है, जिस मूवमेंट के कारण एवापोरेशन पॉसिबल हो पाता है। अगर आप वाटर बॉडीज़ की बात करें तो जो उसका अपर लेवल है, यानी जो पानी की ऊपरी सतह है, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हरकत हो रही है। ठीक है, मूवमेंट वो कर रहे हैं। फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब यानी लिक्विड का मतलब वो होता है जो
बहने वाला हो, ठीक है। तो फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर दोनों आ जाते हैं, गैस भी और लिक्विड भी, ठीक है। तो दोनों ही बहने वाले हैं। सॉलिड तो बहता तो है नहीं, एक जगह स्थिर होता है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन इतनी कॉम्पैक्ट है और उसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने स्ट्रांग हैं कि जो उनके बीच के स्पेसेस हैं वो बहुत लीस्ट हैं, तो इस वजह से मूवमेंट होना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ठीक है, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई ना करें। तो और फिर उन्हीं वाटर बॉडीज़ पे जब सनलाइट पड़ रहा है और थोड़ी सी हीट पड़ रही है, तो उन्हीं की हेल्प से वो एवापोरेट होकर के नेचुरली जो प्रोसेस है इवापोरेट होकर के, तो हम इवापोरेशन को और वेपराइजेशन को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। दोनों दोनों चीज़ों में काम एक ही हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है उसको समझेंगे। तो अब आपको मैं कैसे फेस चेंज हो रहा है और क्या क्या डेफिनेशंस हैं, थोड़ा उसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, सो सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को जाना है। तो जब हम सॉलिड को हीट देंगे, हीट तो आप जानते होंगे जिसको हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर उसका राइज करेंगे, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और थोड़ा और टेम्परेचर राइज कर देंगे, ठीक है ना, तो वो गैसियस फेस में चेंज हो जाएगा। वहीं जब हम गैसियस फेस को थोड़ा कूल करेंगे, थोड़ा उसको हम ठंडक देंगे या उसका तापमान घटाएंगे, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और अगर लिक्विड स्टेट यानी कि इसको हम एक बार यहाँ पे हिंदी इसका भी लिख दें ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है ना। तो अगर गैस को आपने ठंडा किया तो वो द्रव्य में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड से फिर वो ठोस में आया, फिर एक बार उसको हमने तो और कूल किया, ठीक है ना। तो इस टाइप से उनके बीच में इंटरचेंजिंग हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास ठोस है, हमने उसको उष्मा दी, हमने उसको हीट दी और थोड़ा टेम्परेचर उसका राइज किया, तो वो लिक्विड स्टेट में धीरे धीरे चल जाएगा। जैसे आप लोहे को गरमाते हैं, पिघला करके एक नया आकार दे देते हैं, ठीक है ना। तो जब लोहा गर्म होता है, थोड़े टाइम बाद वो और हीट देंगे और हीट देंगे, तो क्या बोलते हैं, मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो मेल्टेड चीज़ भी, उसका बहुत छोटा हिस्सा, बहुत कम हिस्सा बचेगा, काफ़ी चीज़ें जो है जो उसमें मतलब वाटर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो सब एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। और इवापोरेशन जो है वोलाटाइल चीज़ का ही होगा, नॉन वोलाटाइल चीज़ का नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल मतलब वो चीज़ें या वो मैटर जिनमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जिनमें मूवमेंट हो रहा है उसको हम वोलाटाइल कहते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही एक टर्म होता है वर्साटाइल एंड नॉन वर्साटाइल। तो जिसमें चेंज हो रहा होता है उसको हम वर्साटाइल कहते हैं, जिसमें चेंज नहीं हो रहा होता है उसको हम नॉन वर्साटाइल कहते हैं। तो वर्साटाइल का एग्जाम्पल, जैसे आप पेड़ को वर्साटाइल कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वोलाटाइल नहीं है, ठीक है ना, वोलाटाइल नहीं है, यानी कि नॉन वोलाटाइल है। क्या है, एक टर्म यहाँ पे आ गया तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसका जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा फिर मैं आपको इसको और डीप में बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो अब हम बात करेंगे कि कैसे इनका फेस चेंज हो रहा है, कौन सी प्रोसेस लग रही है, उसको उसको उसका नाम क्या है, क्या टर्म है उसका, ठीक है ना। एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है, कि जो तीनों ही स्टेट्स हैं उनमें आपस में चेंजिंग कैसे हो रही है, ठीक है ना। सो आप देखें, सॉलिड से जो सॉलिड आपका है, ठीक है ना, सॉलिड को में जब हम फ्यूज़न करते हैं, ठीक है, फ्यूज़न देने का मतलब हम उसको हम हीट देते हैं, ठीक है। तो एक टर्म आपको अभी इसमें जानने को मिलेगा जो कि होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। और वैसे यहाँ पे एक टर्म होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है ना, और लैटेंट हीट यानी कि जो हीट जो है उसके अंदर, सॉलिड के अंदर, मैटर के अंदर जो कि हिडन है, ठीक है, किसी कंटेनर में रख करके जब हम हीट कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद भी अगर इसका टेम्परेचर, मान लीजिए कि अगर ये वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हुआ, ठीक है। अब इसकी जो
इसका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना, फिर वो यहाँ पे इसकी जो है मेल्टिंग होगी, ठीक है। सो जिस हीट की हेल्प से इसका केवल फेज चेंज हुआ, फेज का मतलब सॉलिड से लिक्विड हुआ, यानी कि स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये केवल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से होता है, ठीक है ना। आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब मैं उसको डीप में समझाऊंगा। अभी केवल आप इतना समझें कि सॉलिड से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो वहाँ पे फ्यूजन या फिर मेल्टिंग का यूज किया, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हमने सॉलिडिफिकेशन का यूज किया, यानी कि अगर आप वाटर को लें और सॉलिडिफिकेशन किसी भी फॉर्म में कर दें, उसको हम फ्रीज कर दें, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर में रख के, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड से हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे गैस, ठीक है, एरो इस तरीके से होगी, लिक्विड से गैस में हम आए, हमने क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन किया, और गैस से फिर से हम लिक्विड में हमको जाना हुआ तो हम कंडेंस किए। जैसे आपने देखा होगा जब चाय बनती है या फिर जब आप सब्जी बना रहे होते हो, या अगर आप पानी ही उबाल रहे होते हो, तो अगर आप जिस कंटेनर में रख करके उसको हीट करते हो, बॉईल करते हो, उसके ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख दो, तो आप देखोगे कि ऊपर पानी जो है, अगर आप उसको फिर उठाओ, ठीक है, तो जो पानी उसके कंटेनर के अंदर था, चाहे बॉईल करते वक्त, चाहे सब्जी आप बना रहे हो तो उसमें भी आपको पानी डालना ही पड़ेगा। सो उसमें आप देखोगे जो वाटर है वो एवापोरेट होकर के, वेपराइज होकर के, बॉईल होकर के, ठीक है, वो उस पर स्टिक हो रहा है, बाहर तो निकल नहीं पा रहा है। बाहर थोड़ा बहुत अगर स्पेस होगा तो वहाँ से निकल पा रहा होगा, अदरवाइज उसी पे वो हिट हिट कर रहा है, ठीक है, कोलाइड हो रहा है। तो जब आप उसको बाहर निकालते हो, क्योंकि जब तक उस कंटेनर के ऊपर वो रहता है तब तक तो उस पर हीट मिल रही होती है, तो उसका जो है वेपर फेज ही रहता है। लेकिन जब उसको आप बाहर निकालते हो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको कूलनेस मिलती है, ठंडक मिलती है, और तुरंत आप देखोगे वहाँ पे क्या बोलते हैं, पानी की बूंदें आपको दिख रही होती हैं, बहुत सारी पानी की बूंदें जो हैं उस पर स्टिक की हुई होती हैं, वो उस वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि गैस से हम लिक्विड में गए तो यहाँ पे हमने कंडेंसेशन किया, ठीक है ना। चलिए, ये एरो इस तरीके से है। और फिर अगर आपको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना हो, तो आप सब्लिमेशन करते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को लिया और बर्न कर दिया, जैसे अगर आप अपने मतलब पेपर को लिया, पेपर को, या एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने उसको बर्न किया, वो जल के राख में कन्वर्ट हो जाता है, उसका थोड़ा बहुत कंटेंट ऐश के फॉर्म में बचता है, अदरवाइज सारी जो चीज़ें जैसे कार्बन या जिन भी कंपाउंड से वो मिलके बना होता है, वो बर्न होकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, कंबशन रिएक्शन करके, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दूं, जैसे कार्बन का वो कंपोज ऑफ है और उसने O2 के साथ जो कि आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, रिएक्शन करी और CO2 बनाया, और वो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको मैंने कम्बशन रिएक्शन लिख के दिखाई, आपको रिएक्शन जानने पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक, अब मैं आपको इन जो भी ये चेंजेस हैं इन सब की जो है डेफिनेशन लिख के आपकी नोट्स के लिए, ठीक है, रेडी करता हूँ। बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द definitions of changes, we should know some effects, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन था या हमारा टॉपिक था कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने समझा कि हाँ चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और कौन किस में जा सकता है, ठीक है, और कब जा सकता है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में जाना होगा तो उसको हमको हीट करना होगा, ठीक है, थोड़ी एनर्जी देनी होगी, ठीक है ना। और अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में गए, फिर हमने हीट दिया, और लिक्विड से हम गैस जाएंगे, फिर भी हमको हीट देनी होगी। वैसे ही हम गैस से अगर लिक्विड में आएंगे तो हमको कूल करना होगा। ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में समझा, ठीक है। अब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, कैसे इफेक्ट होगा। तो मैं लिखूंगा ये आपके नोट्स के पर्सपेक्टिव से और आपके समझने के, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बेटर है, ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। पहले हम सॉलिड से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो तीन स्टेज आप
स्टेट्स आपके हैं मैटर के, ठीक है ना। उसमें सॉलिड सबसे पहले है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सॉलिड चीज़ आपके पास है, अगर उसका आपने जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो जिन पार्टिकल यानी जिन मॉलिक्यूल का वो कंपोज्ड ऑफ है, ठीक है, जो उसका यूनिट पार्टिकल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया था दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी ऑफ द पार्टिकल्स, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत मूवमेंट उनमें भी हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप देखो गर्मियों में आपने ऑब्जर्व किया हो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस एक होती है, जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो उनमें थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी वो और चौड़ी हो जाती है, थोड़ी सी और चपटी हो जाती हैं। और ठंडियों में वो एकदम रिलैक्स, मतलब आपस में एकदम एकदम पास पास हो जाती हैं। और अगर आप अपने घर के दरवाज़ों को भी ऑब्जर्व करो, अगर लकड़ी के दरवाजे हैं, ठीक है, जो उनका जॉइंट्स होता है जहाँ से उनका मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब हीट पाने की वजह से समर के टाइम पे वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं ठंडियों में थोड़े से आपको वो जैम दिखेंगे, थोड़ा सा आपको मतलब ज़्यादा फोर्स लगा के उनको स्ट्रेच करना पड़ता है क्लोज या ओपन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब एग्जांपल्स हैं कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड्स में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। और इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से, एक मान लीजिए सॉलिड है, उसमें इस तरीके से आपस में, मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है, वो और क्लोजली पैक होते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, इस तरीके से सॉलिड का अगर कंपोजिशन है, वो आपस में एक ऑर्डर में कंपोज है, ठीक है ना। चलिए, तो जब हमने इसको थोड़ी सी हीट दी, या थोड़ा सा इसका हमने टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, यहाँ पे आप बर्नर का यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना, बर्नर का यूज़ कर लीजिए, आपने उसको थोड़ा सा हीट दिया, ठीक है। और उसके बाद ये इसका जो है टेम्परेचर राइज हुआ, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा मूवमेंट करने लगेंगे, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। और मूवमेंट होने के साथ 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, जिस फोर्स से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से ये जॉइंट हैं, वो वीक भी होगा, धीरे धीरे पहले कमज़ोर होगा और फिर धीरे धीरे वो बॉन्ड टूटेगा भी। तो ये जैसे फिर अपना अब यही यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि ये कैसे अपना स्टेट चेंज कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनके बीच का स्पेस कम होता है। लेकिन जब हमने हीट दिया तो फोर्स कमज़ोर पड़े, बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा, और उसके बाद ये लिक्विड में जाने की प्रॉपर्टी पा गए, क्योंकि थोड़ा सा फ्री हुए, वीक हुए, तो पार्टिकल्स मूव कर सकते थे, ठीक है ना, इधर उधर। और इधर उधर मूव कर लेना या थोड़ा बहुत उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वीक होना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि लिक्विड की है। और अगर हम ऐसे ही लगातार हीट देते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और उसके बाद ये रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि ये बाउंड्री भी, चूंकि मैंने एक बॉक्स के अंदर ऐसे करके आपको दिखाया, ये बाउंड्री भी एक जो है एक मतलब बॉन्ड के तहत ही जुड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये जो है फिर अल्टीमेटली गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, वाइब्रेशन तो हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम हीट देते हैं या फिर टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जो वाइब्रेशन होता है वो तेज हो जाता है, ठीक है। और यही एनर्जी, द एनर्जी सप्लाइड, एक टाइम ऐसा आता है, द एनर्जी सप्लाइड जो होती है, यानी कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं। आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको ये जानने को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।
तो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स, ओवरकम मतलब डोमिनेट कर जाती है, जो एनर्जी है वो डोमिनेट कर जाती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर, जो कि जिन मॉलिक्यूल से वो मैटर कंपोज ऑफ है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है जिससे कि वो ज्वाइंट थे, कंपोज ऑफ थे, वो बॉन्ड, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ऐसे बॉन्ड धीरे धीरे वीक होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हीट जो है, वो एनर्जी जो है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम यानी कि डोमिनेट कर जाती है। ठीक है ना। सो बिटवीन, बिटवीन को मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है ना, बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिर अगर उनका बॉन्ड ब्रेक हो गया, कमज़ोर हो गया, और वो जो एनर्जी सप्लाई थी उसने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर डोमिनेट कर लिया, तो फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि इनका मूवमेंट जो है फ्री हो जाएगा। सो ये अपना फेज, फिर यहीं पे वो पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इनका फेज चेंज होगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स उनका वीक हो गया और वो बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इम्प्लाइज द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, दैट इज अ स्टेट इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो एक ऐसा टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, कि वो जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो और वही ये जो टाइम होगा, वही जो टेम्परेचर होगा, वही टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड मेल्ट्स हुआ ना, तो वही जो टेम्परेचर है इम्प्लाइज, ठीक है, द टेम्परेचर, अब यहाँ पे आप जो है मेल्टिंग पॉइंट को समझ सकते हैं, द टेम्परेचर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है, टू become a liquid, become a liquid at the atmospheric pressure, ठीक है, atmospheric pressure, ठीक है, is called its melting point। ठीक है, जो टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, अपना स्टेट चेंज कर दे रहा है, ठीक है, वही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना। सो वाटर का हम जान लेते हैं, वाटर को हम मतलब कहते हैं कि इट इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो इसका हम जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो इसकी आइस फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना, तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो धीरे 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 और मेल्ट होता जाएगा। ठीक है ना, और एक टेम्परेचर आएगा कि वो अपना स्टेट चेंज करके बॉयल हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फियर किसी भी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स एटमॉस्फियर में हैं यानी अर्थ में हैं, उस पर जो फोर्स लगा रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है, वो एटमॉस्फेरिक, जो इसको कि हम 1 ATM कहते हैं। ठीक है ना, ATM उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट होती हैं लेकिन ATM को ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे और इसको अगर हम इसकी SI यूनिट में लिखें तो इसको हम कह सकते हैं 273.16 केल्विन, हम राउंड ऑफ करके इसको 273 भी कहते हैं। टेम्परेचर, चूंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम जान लें, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। और टेम्परेचर की जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो क्या है, केल्विन। कितनी यूनिट है मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा, और SI यूनिट क्या है वो भी। ठीक है, केल्विन, जिसको कि हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो और केल्विन से, या आप समझें कि डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी यूनिट्स हैं टेम्परेचर की,
यूनिट्स कन्वर्जन हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में आगे या फिर अगर कहीं टॉपिक में लिखा है अलग अलग यूनिट्स तो उसको हम कैसे समझेंगे। डिग्री सेल्सियस आपने सुना होगा, उसको आप डिग्री सी ऐसे इस तरीके से करके डिनोट करते हो, ठीक है। अगर इससे आपको केल्विन में जाना है तो आप डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है ना। वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 0 डिग्री से तो क्लियर नहीं होगा। मैं जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको कि हम 100 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर इसको अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हम फिर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें, याद रखिएगा ये एसआई यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको मानते हैं, ठीक है ना। एसआई कौन होता है, जो एमकेएस होता है, ठीक है, मीटर किलो और सेकंड, ठीक है ना। एक सीजीएस भी होती है, ठीक है, तो वो सेंटीग्राम सेकंड होती है ना, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस ये है, और फ़ारेनहाइट को भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ठीक है ना, डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। इसका कन्वर्जन कैसे होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। इस फार्मूले पे अगर आप पुट कर देंगे, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल आपको रूम टेम्परेचर का या फिर जो ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कितना होता है वो ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर, आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस हम ये कहते हैं कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है, एक्सेप्टिंग मतलब कि थोड़ा बहुत वेरिएशन ह्यूमन की बॉडी या उसके हार्मोनल सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एवरेज जो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, WHO द्वारा, वो हम 37 डिग्री सेल्सियस लेट करते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। जब इसको आप फाइंड करोगे तो आप कैलकुलेट करके देखोगे कि ये आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जितनी भी यूनिट्स हैं टेम्परेचर की वो होपफुली अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अगर कहीं कुछ नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इश्यू होता है और आपके कुछ क्वेश्चंस भी अगर हैं, तो स्पेशली अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन नंबर से आप हमको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लैटेंट हीट क्या होती है या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। चलिए तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के जस्ट बात का ही था, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि आपको यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने उसको वहाँ पे बीच में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को हम समझते हैं। लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम एक बात थोड़ा सा थिंक करते हैं अपने मन में, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है ना। चलिए, थिंकिंग एंड रिसर्च। सो अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट होते हुए देखेंगे या फिर अगर आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, अगर सॉलिड लिक्विड से मेल्ट हुआ, सॉलिड मेल्ट्स लिक्विड, ठीक है, और उसका जो है टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। पानी भी जब आइस है और उससे जब मेल्ट होकर के लिक्विड में आया तो उसका टेम्परेचर एक टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, सेम रहता है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में ही जो है ट्रांजिशन फेज में रहते हैं, और दोनों का जो है टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है ना, सॉलिड आइस का और लिक्विड वाटर का, ठीक है। सो ये जो लैटेंट हीट है वही ये हेल्प कर रही है कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट के जरिए भी कंप्लीटली शो करूंगा
कि लेटेंट हीट कैसे वर्क कर रही है, और आई थिंक कि वो चार्ट आपको बेस्ट इलास्ट्रेशन करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सो चार्ट इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे टेम्परेचर है इसकी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आपने ग्राफ्स को जाना समझा होगा तो आपको एक्सिस के बारे में पता होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, और एक्स एक्सिस पे आपकी हीट एडेड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड को हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया, वो एक पॉइंट आया, वहाँ पे इसका लेटेंट हीट काम किया। ठीक है, उसके बाद वो लिक्विड हो गया, फिर लेटेंट हीट काम करेगा और फिर गैस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए फेज चेंज, यानी कि मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, और ये सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है और गैस यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। ठीक है ना, ये वेपराइजेशन है। ठीक है, और ये फ्रीजिंग है। ठीक है, और ये मेल्टिंग है। ठीक है, तो एरो के इंडिकेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सो जो हम लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट क्या है? ठीक है, ये पोर्शन जो आपका है, यहाँ पे लेटेंट हीट अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है इसको अगर आप समझें। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, चूँकि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, सॉलिड से लिक्विड हम जा रहे हैं, तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। और ये जो है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यानी आप अब थोड़ा बहुत शायद समझ चुके होंगे। ठीक है, कि लेटेंट हीट वो छिपी हुई हीट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी बीकर में हम बीकर में ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास बीकर है, अगर हम बीकर में किसी आइस को रखें या किसी चीज़ को रखें, ठीक है, और उसके बाद हम उसको बर्नर से हीट दे रहे हैं। ठीक है, सो बर्नर देखा होगा लेबोरेटरी में। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो जब ये हीट हो रहा है, जब ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो हीट कुछ उसके बीकर में छिपी हुई है। ठीक है, जो उसको मेल्ट होने में, जैसे अगर आप मेल्ट करोगे तो कुछ आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है वो लेटेंट हीट की वजह से ही लग रहा है। तो अगर लेटेंट हीट की हम डेफिनेशन पे जाएं, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो कि रिक्वायर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जरूर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, मैंने ग्राफ्स के जरिए आपको रिप्रेजेंट करके बताया। ठीक है, और
कैसे उसका एक जो है इलास्ट्रेशन है वो भी मैंने आपको क्लियर किया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है, ठीक है, जो 1 kg अमाउंट ऑफ सॉलिड को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है, यूज हो रही है, ठीक है, या फिर रिक्वायर है। और अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है, यहाँ पे आप देखें, मैं इस चीज़ को जरूर आप कंसिडर करें, अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है तो वो जिस हीट की वजह से हो रहा है, जिस छिपी हुई हीट की वजह से हो रहा है, वो वही लेटेंट हीट है, ठीक है, टेम्परेचर का सेम रहना, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जैसे अभी हमने समझा कि अगर हम सॉलिड को हीट देंगे और उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट फास्ट होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वो फिर एक टाइम आएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी ओवरकम कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी उनके अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स से जब ओवरलैप कर जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल्स फ्री टू मूव हो जाएंगे, ठीक है, रैंडम मूवमेंट करने लगेंगे, तो उनका फेज चेंज हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है। जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझा, ठीक है, कि जो 1 kg ऑफ अ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट रिक्वायर्ड है, उसी को हम लैटेंट हीट कह रहे हैं, ठीक है। हमने ग्राफ के जरिए समझा कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर सेम रहेगा, ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, और फेज चेंज यहाँ पे हो रहा है, मेल्टिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, फिर एक ऐसा फेज आएगा कि कन्वर्जन तो होगा, वेपर में कन्वर्जन होगा, फेज चेंज तो होगा, लेकिन वहाँ पे जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करेगी और फेज चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैसियस में आ जाएंगे, लेकिन उससे और टेम्परेचर कम जो है होगा यहाँ के बाद, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे कि हम सॉलिड से लिक्विड में आ गए, अब हम लिक्विड से जब हम गैस में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो वहाँ पे सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो उसको भी अभी हम जानेंगे, उसकी हम जो है डेफिनेशन लिखेंगे, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं उसी हिसाब से, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, ठीक है, LIQUID पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबलना, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ फैक्चुअल बातें भी अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए हर चैप्टर से या हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गई और मैं यहाँ पे आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट वैसे मैंने आपको इसके पहले लिख के बताया है, क्योंकि वाटर बहुत ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इस वजह से जो है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है BP से इसको आप डिनोट कर सकते हैं, वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, ठीक है। चलिए तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है और मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो टेम्परेचर का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मामीटर। आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। जब आपको फीवर होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, या बहुत लोगों के घर पे भी होगा, ठीक है ना, थर्मोमीटर आप यूज़ करते हो तो आपका फीवर जो है आपको बताता है कि 100 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आपको फीवर है, ठीक है ना। मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर बताया 98.7 आ रहा है, ठीक है ना। तो थर्मामीटर को फर्स्टली कौन डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है।
गैलीली आई, ठीक है। और 1593 में इन्होंने इन्वेंट किया था। लेकिन जो इनका थर्मामीटर था वो रूडिमेंट्री वाटर थर्मामीटर था, ठीक है ना, रूडिमेंट्री वाटर थर्मामीटर। लेकिन आप जो थर्मामीटर जानते हो, जिसको आप यूज़ करते हो अपने फीवर को चेक करने के लिए या फिर डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो मर्क्यूरिक थर्मामीटर है, मर्क्यूरिक थर्मामीटर, ठीक है। और इसी को मॉडर्न डे थर्मामीटर भी कहते हैं, मॉडर्न डे थर्मोमीटर, ठीक है। और इसको किसने इन्वेंट किया है? गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। किसने किसने इन्वेंट किया है? इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आपने जाना है कि इसकी एक यूनिट है, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे पड़ी है वो, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो हम बोलते हैं। और मर्क्यूरी थर्मामीटर का मतलब क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मरकरी जो है एकमात्र ऐसा मेटल है, मेटल यानी कि आप जानते होंगे मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, ठीक है। तो मरकरी इज द, ठीक है, इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, एकमात्र ऐसा मेटल है या फिर धातु है, ठीक है। तो जब हम इसको बोरोसिलिकेट या फिर एक टाइप की जो ग्लास है उसमें हम रखते हैं और उसको जब फिर हम अपने बॉडी में चाहे जो है अंडर आर्म्स पे चाहे माउथ में रखते हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर को उसमें जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। और आपका फिर वहाँ पे फीवर है कि नहीं है वो वहाँ से जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल बातें हैं, इनको आप ज़रूर जो है नोट करते रहिए। और अब हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कैसे होता है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसको आप सुने जरूर होंगे, बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। सो इसको आपको और जो है एबव क्लासेस में अच्छे से जानना है, ठीक है। तो बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया है? इन्वेंटर, ठीक है, ये हैं इवांजेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है ना, इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। टॉरिसेली जो है एक यूनिट भी होती है और ये जो है 1643 में इन्होंने जो है इन्वेंट किया है, ठीक है। तो इसमें भी, इस बैरोमीटर में भी इन्होंने जो है मरकरी का यूज किया था, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि जो है थर्मोमीटर का जो इन्वेंशन हुआ है और मर्क्यूरी थर्मोमीटर का जो हुआ है फ़ारेनहाइट में, उसमें भी मरकरी का यूज़ किया गया है और इसमें भी किया गया है। और यहाँ पे जो है बैरोमीटर क्या कर रहा है कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके दे रहा है, ठीक है। चलिए हम समझेंगे कि वेपराइजेशन और इवापोरेशन में अंतर क्या है, ठीक है। सो दोनों ही प्रोसेसेस सेम हैं क्योंकि उसमें हो क्या रहा है, लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जो स्टेट चेंज हो रहा है वो इन दोनों प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। तो वेपराइजेशन कैसे होता है? जब आप एक खुद से टेम्परेचर दे करके, इसको आप कह सकते हो कि सेल्फ प्रोसेस है, सेल्फ प्रोसेस, ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट इसमें हम यूज कर रहे हैं हीट के तौर पे, ठीक है, एनर्जी जो है हीट के तौर पे उसको हम दे रहे हैं, एक टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो फेज चेंज कर रहा है। तो वेपोराइजेशन तभी होगा जब हम केवल किसी एक्सटर्नल एजेंट का यूज करें, यानी कि हीट का यूज करें, टेम्परेचर राइज करें, ठीक है, एक कंटेनर में रख करके उसको हम पानी को बॉयल करें तो वहाँ पे वो लिक्विड से गैस में आपको चेंज होता हुआ जो है दिखेगा। आप लगातार बॉयल करते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉयल होते होते वो सारा पानी कंटेनर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इवापोरेशन में क्या होगा कि जैसे आप पॉन्ड्स में, लेक्स में या फिर आप वाटर साइकिल में देखते होंगे, ठीक है, सीन इन वाटर साइकिल, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वाटर साइकिल में आप देखते होंगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं
वो अगर नदियाँ सूख रही हैं तो कैसे सूख रही हैं? सारा पानी तो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ग्राउंड वाटर को जितना ऑब्जर्व करना होता है, जब रेन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही ग्राउंड बहुत कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन अगर हम उसके बाद देखते हैं कि सरफेस पे कुछ वाटर रिमेनिंग होता है, तो वो समर के टाइम्स आते 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 या फिर समर के लास्ट फेज तक आप देखेंगे कि एकदम जो है वो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो वो कहाँ जाता है? समर में ज़्यादा इसलिए हो पाता है, या फिर समर के टाइम पे आपको ऐसा ऐसा इसलिए दिख जाता है क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ की जो अपर लेवल पे, या फिर जो उसकी क्या बोलते हैं सबसे ऊपरी सतह है, वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स का, जो उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी तेज हो जाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दे आर रेडी, दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो वो एक जगह पे क्यों बैठे रहेंगे? ठीक है, तो वो अपना फेस चेंज करके गैसियस स्टेट में होकर के और मतलब जो है आकाश में या फिर आपके एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं। फिर वो जाके धीरे 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 वहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद एक टाइम पे जैसे ही वहाँ उनको थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कूल मिलता है, तो फिर वो वहाँ वहाँ से जो है रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं। ठीक है, फिर वो जो है वाटर बॉडीज फिल होती हैं और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट होती है। ठीक है, और वेपराइजेशन में उसको हम एक्सटर्नल हीट देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और एक बेंजीन C6H6 होता है, इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, इसका जो है 76 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस क्या है, 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस उतना हीट हम देते हैं, उसके बाद वो अपना फेस चेंज कर लेंगे, वो फिक्स्ड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि 1 एटीएम प्रेशर पे, ठीक है, जो अपना वो फेस चेंज कर ले रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चला जा रहा है, वही उसका क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट है। सॉरी, लिक्विड से गैस में चला जा रहा है। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड में आपका मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? 1 एटीएम प्रेशर के रिस्पेक्ट, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जा रहा है तो 1 एटीएम प्रेशर ही रहेगा। और एक चीज़ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में लेफ्ट करी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, यहीं पे है वो। तो 1 एटीएम को हम 760 mm ऑफ Hg मतलब मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर में, तो आप 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और एक टॉर में भी आप लिख सकते हो 760 टॉर। ठीक है, जो कि mm/Hg के ही इक्वल है। और आप बार में भी लिख सकते हो 1.01325 बार। ठीक है, तो अब आपको जितनी भी यूनिट्स हैं सब क्लियर हो गई हैं। और अगर क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कंफ्यूज करेगा कि इस कंडीशन पे एटीएम की जगह 760 टॉर बोल दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पॉइंट पे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सब्लिमेशन जान लेते हैं। हमने सॉलिड लिया, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया मेल्ट करके, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, बॉयल करके, वेपराइज करके। ठीक है, और सब्लिमेशन को क्या किया हमने कि सब्लिमेशन में हमने जो है जाना है कि सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सॉलिड टू गैस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, कि द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और वाइज वर्सा। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, पेपर टू ऐश या फिर वुड टू ऐश। किसी भी चीज़ को आप बर्न करते हो तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर वो वेपर बन के जो है एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हमने जो है आज
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा, और जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझा। बहुत सारी फैक्चुअल बातें भी जानी, और कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि सब्लिमेशन, जैसे कि एवापोरेशन, बॉइलिंग, ठीक है, मेल्टिंग और यूनिट्स। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, उसके बाद हम इस यूनिट को एंड करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।